हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग इज द सिंपलेस्ट सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये सीपीयू का एक बहुत ही सादा सा एल्गोरिथम है। इट सेज दैट द प्रोसेस दैट इंटर्स फर्स्ट शुड गेट सीपीयू फर्स्ट। इसके मुताबिक जो प्रोसेस मेमोरी के अंदर पहले आया है हम उसको सीपीयू पहले असाइन करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम इज ईजी टू अंडरस्टैंड। ये एल्गोरिथम बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इट इज़ बेसिकली अ क्यू लाइक दोज वी सी इन बैंक्स, शॉप्स एट्सेट्रा। यानी कि ये एल्गोरिथम एक क्यू की तरह है। जिस तरह एक कतार किसी बैंक के आगे या किसी शॉप के आगे होती है, जिसमें कतार के अंदर जो शख्स पहले आता है उसको पहले सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सिमिलरली मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। Our drawbacks of the first come first serve algorithm is that the processes may have to wait for excessively long amount of time। लेकिन इस एल्गोरिथम का एक नुकसान ये है कि बाद दफ़ा प्रोसेसेस को बहुत लंबे अरसे तक वेट करना पड़ता है। सपोज कोई प्रोसेस ऐसा आ गया है जो कि बहुत बड़ा है, तो जो बाकी प्रोसेसेस होंगे उनको बहुत अरसे के लिए वेट करना पड़ सकता है, जिससे हमारे सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस दैट अराइव इन द ऑर्डर शो बिलो। सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं जो कुछ इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस में आए हैं कि तीनों के तीनों जो प्रोसेस हैं वो 0 टाइम के अंदर आए हैं। दे ऑल अराइव एट टाइम 0 बट द सिस्टम हैज़ डिसाइडेड टू सर्व दैम इन दिस ऑर्डर। कि वो आए तो इस 0 टाइम पे हैं, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एग्जीक्यूट कुछ इस अंदाज से करेगा कि सबसे पहले प्रोसेस 1 होगा, फिर प्रोसेस 2 होगा, फिर प्रोसेस 3 होगा। चलिए इसका एक गैंट चार्ट तैयार करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो 0 टाइम के ऊपर हमारे पास आया है प्रोसेस 1। अब ये प्रोसेस 1 कितनी टाइम के लिए चला है? बर्स्ट टाइम बेसिकली वो टाइम है जितने टाइम वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास प्रोसेस 1 24 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी 0 से लेकर 24 तक तो प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आना है प्रोसेस 2 ने। ये कितने अरसे के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है? ये 3 यूनिट टाइम के लिए, यानी 24 से आगे 3 यूनिट टाइम होंगे 27। और इसी तरह से आगे हम इसको मज़ीद एग्जीक्यूट करते हैं कि प्रोसेस 3 नेक्स्ट आएगा और ये भी होगा 3 यूनिट टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा 30। यानी कि हमारा जो टोटल टाइम था वो 0 से लेकर 30 तक था। सबसे पहले प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्रोसेस 2 हुआ, प्रोसेस 3 हुआ। अब हमने बेसिकली ये तो गैंट चार्ट हमारा बन गया, लेकिन अब हमने अपने एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस भी चेक करनी होती है। उसके लिए बेसिकली हमारे पास हमने एक टेबल तैयार करना होता है जिसमें हम वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं कि इन प्रोसेसेस को कितना वेट करना पड़ा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इस वेटिंग टाइम का फार्मूला हमारे पास है वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम भी हमारे पास है। अराइवल टाइम बेसिकली स्टार्ट टाइम को कहते हैं। बर्स्ट टाइम भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास फिनिश टाइम नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे। फिनिश टाइम हमारे पास कुछ यूँ आएगा। ये किस तरह से हमने कैलकुलेट किया कि प्रोसेस 1 फिनिश कहाँ हुआ था। प्रोसेस 1 अगर आप देखें तो फिनिश हुआ था 24 के ऊपर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 24। इस तरह से प्रोसेस 2 कहाँ पे फिनिश हुआ था? प्रोसेस 2 अगर आप देखें तो फिनिश हुआ था 27 के ऊपर, तो हमने यहाँ 27 लिख दिया। इस तरह से प्रोसेस 3 जो हुआ था वो हुआ था 30 के ऊपर फिनिश, तो हमने यहाँ पर 30 लिख लिया। अब फिनिश टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोसेस 1 के लिए फिनिश टाइम था 24, बर्स्ट टाइम था 24 और अराइवल टाइम था 0। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0, यानी कि प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम था 0। अब प्रोसेस 2 की बात करते हैं। इसका फिनिश टाइम है 27, बर्स्ट टाइम है 3 और अराइवल टाइम है 0, तो इसका वेटिंग टाइम हमारे पास आएगा 24। इसी तरह से प्रोसेस 3 का कैलकुलेट करते हैं। फिनिश टाइम था 30, बर्स्ट टाइम था 3 और स्टार्ट टाइम था 0, तो हमारे पास वेटिंग टाइम आया 27। तो ये हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब लास्ट चीज़ जो हमने करनी है वो है कि हमने एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है ताकि हम अपनी सीपीयू की परफॉर्मेंस चेक कर सकें। तो एवरेज वेटिंग टाइम के लिए हम क्या करते हैं, हम तीनों वेटिंग टाइम्स को प्लस करेंगे
यानी कि 0 + 24 + 27 और इनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस को। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास हैं 3, तो हमने डिवाइड कर दिया 3 पे। तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 17। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोसेस को 17 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। हमारे हर प्रोसेस को एवरेज के तौर पर 17 यूनिट टाइम के तौर पर एग्जीक्यूट करना पड़ा। अब ये हमारे पास बेसिकली हम इसके ज़रिए अपने डिफरेंट एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर है। ये तो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। इस तरह से अगर हम बाकी एल्गोरिथम्स भी इसी डाटा के ऊपर अप्लाई करें तो उन एल्गोरिथम्स में से जो सबसे कम हमें एवरेज वेटिंग टाइम देगा वो एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हमने एक एग्जांपल के साथ समझा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।